हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जो कि जीके जीएस का रहेगा। और ये जो है जितने भी आपको अवेलेबल प्रैक्टिस सेट है, यूथ के हो गए, किरण के हो गए या रुकमणी या जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, उसका ही हम लोग जो है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा, जो कि जीके जीएस का होगा। और आपका कितना स्कोर रहता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई अपडेट देना हो वैकेंसियां से, तो वो अगर स्टेट की हो या सेंट्रल की हो तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पीडीएफ देख के खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका वीडियो सोल्यूशन में आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या सब है। पहला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से किसी को भी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि मंत्री परिषद से पद जो है त्याग करने के लिए मंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो ये मंत्री जो अपना त्याग पत्र किसको देता है? मंत्री जो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। और ये जो है आपको, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है, अगर प्रधानमंत्री अगर डेथ कर गए किसी भी रीजन से, तो मंत्रिमंडल की जो है विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की, अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे मंत्री को, तो राष्ट्रपति के द्वारा पद का जो है शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा पद का शपथ दिलाया। और त्याग पत्र भी जो है मंत्रिपरिषद किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे मंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। मंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ दो बातें ध्यान के लिए कि मंत्री परिषद जो है, मंत्री किसको त्याग पद देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। और शपथ कौन दिलाते हैं? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया है? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम जो थे, उस अधिनियम के द्वारा जो है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। देखिए अनुच्छेद जो है आर्टिकल 1 जो है उसमें क्या बोला गया है कि राज्यों का, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पूछा जाए कि एक जो संघीय ढांचा है वो किस एक्ट में प्रस्तुत किया जाता, तो वो 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत किया जाता। भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था, तो वो केसी व्हीलर ने कहा था। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक जो है केसी व्हीलर ने कहा था। उसके बाद भारतीय संबंध को अगर एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण किसने कहा था अगर पूछा जाए, तो डीडी बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण कहा था। तो और ये संघीय ढांचे किस अधिनियम में हुआ था? 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। अगर 5 साल से पहले जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है ये कौन भंग कर सकते हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति जो है इसका जो है कार्यकाल भंग कर सकते हैं। और ये जो और राष्ट्रपति जो है बहुमत पर जो प्रधानमंत्री को बहुमत मिलेगा, मतलब जो प्रधानमंत्री बनेंगे उसको सिफारिश मानने के लिए वो राष्ट्रपति जो है ये आपको बाध्य है, ये होना ही, राष्ट्रपति को इनका बात मानना ही पड़ेगा, जिन भी प्रधानमंत्री को बहुमत मिला हुआ है। तो 5 वर्ष का अगर भंग करने का बात है तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, बांग्लादेश, म्यांमार। तो अब इसका अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हुआ आसियान का सदस्य। आसियान की जो सदस्य सब है शामिल है
उसमें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। इसमें अगर आसियान को हिंदी में बोले कि क्या हुआ, तो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन होता है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन होता है। इसमें कौन सा देश है? कौन सा देश है? म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और सिंगापुर है। अब मैं बात करूं कि इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है आसियान देश का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया में है, जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं कि इसकी स्थापना कौन से ईस्वी में हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है अगस्त में 1967 ईस्वी में आसियाना का जो है स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि भारत इसका पूर्ण संवाद सहभागी कब बना था, कौन से ईस्वी में, तो 24 अगस्त 1996 में। 24 अगस्त 1996 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? इंडोनेशिया जकार्ता में। स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 में। आसियाना में सदस्य देश की जो है आपको शामिल कौन सा देश है? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। आसियान का फुल फॉर्म कौन सा हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कौन सा देश नहीं आता है? तो ये बांग्लादेश नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। ये स्टैटिस्टिक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से जरूर रीड कीजिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 जो है क्या बोलता है कि एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। एक राज्य सरकार को जो है ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस भाग में है? ये जो है भाग 4 में। अनुच्छेद कहां से कहां के बीच में है? ये जो आर्टिकल 36, 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 1 में कौन सा है, तो आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 14 में क्या, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषासिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या? आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद अगर बात करूं कि अनुच्छेद 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 40 में क्या है? जो इसका आंसर होगा कि अनुच्छेद 40 में क्या होता है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। राज्य सरकार को जो है ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशन दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एगमार्क क्या? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो एगमार्क जो है आपको गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एगमार्क। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एगमार्क हुआ गुणवत्ता प्रमाण के लिए एक मानक होता है। अब ये एक होता है 20 भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो जिसको बोला जाता है एगमार्क हुआ, वो जो है उनका जो आप पूछे कि उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार द्वीप। तो जारवा जनजाति जो है आपको निकोबार द्वीप में पाई जाती है। निकोबार द्वीप में जो है जारवा जनजाति पाई जाती है। और भारत की अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो गोंड है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोंड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है के बीच में जो है भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल जो है कितने देश से, टोटल कितने देश से गुजरती है? वो 13 देश से गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गुजरती है कितने देशों के बीच है? तो 13 देश के बीच, जिसमें से एशिया महादेश से है, दक्षिण अमेरिका देश से है, अफ्रीका महाद्वीप से है। और अगर मैं पूछूं कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो 2 बार काटने वाली भूमध्य रेखा को जो नदी है वो कांगो नदी है। कांगो नदी है जो कि आपको अफ्रीका में पाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? लघु उद्योग, बृहत उद्योग, आधारभूत उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीय
और कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो इसका सही उत्तर जो है आपको हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत जो उपभोक्ता, बी नंबर जो ऑप्शन है ये आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें बात करूं कि अगर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया तो 3 वर्ग में। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आती है तो कृषि, पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन ये आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन हुआ, विनिर्माण, उद्योग हुआ। तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये 2023 का ही है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। आदाता खाता निक्षेप, सावधि निक्षेप, परिवर्ती निक्षेप, मांगा निक्षेप। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मांग निक्षेप जो है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाला जा सकता है, निक्षेप जो है बिना नोटिस के निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, मांग निक्षेप कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक कौन था तो अवध व्यावसायिक बैंक था। कौन सा था, कौन सी ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। उसके बाद पूर्णतः अगर पूछूं कि भारत द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था तो पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद पूछो भारत का दूसरा सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है तो पीएनबी है। अगर मैं पूछूं तो भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है तो इलाहाबाद बैंक है, जो कि 1865 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कटौती प्रस्ताव जो है संबंध बजट से, संघीय बजट से। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मश्री 2023 के लिए जो मिला था बिहार कितनी हस्तियों को चुना गया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है 2023 का ही है, तो इसको जो 3 बिहार की हस्तियों को 3 को चुना गया था। बहुत ज्यादा ओल्ड करंट अफेयर है तो इसको आप इसकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम आपको बताना है कि क्या होता है। निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षण नीति में कमी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ये इसका आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार जो है मुद्रा अवमूल्यन का उसका जो है परिणाम होता है। अब मैं पूछूं कि भारत में, स्वतंत्र भारत में कितनी बार जो है आपको मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, कौन कौन ईस्वी में। तो 1949 में हुआ है, उसके बाद 1966 में हुआ है, फिर उसके बाद जो है 1951 में हुआ। 3 बार जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, 1949, 1966, 1991, 49, 66, 91, 49, 66, 91, 1949, 1966, 1991। स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद जो है 3 बार अवमूल्यन, 1949, 66, 91। अब मैं पूछूं कि अवमूल्यन क्या होता है तो अवमूल्यन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में जो है किसी देश की मुद्रा को कम करना, ये जो है अवमूल्यन होता है। अगले प्रश्न की ओर कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, 15, 17, 19, 20। तो इसका हो जाएगा आंसर 20। 20 जो है टोटल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या है। कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों की संख्या अगर मैं पूछूं तो क्षेत्र की संख्या तो 20 हो गया, उप क्षेत्रों की संख्या जो है 60 है, 60 है। उसके बाद मृदा की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं पूछूं मृदा के अध्ययन को क्या कहता है तो इसको जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अब भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समतल सबसे ऊंचाई 2 किलोमीटर, 3, 4, 5। सही आंसर हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर है तिब्बत समतल से औसत ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो ये अरावली, अजंता, सह्याद्री, सतपुरा। ये अजंता हो जाएगा, एक ही राज्य में फैली हुई है। ये जो अजंता जो पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और अब जो अगर मैं पूछूं कि आपको जो पूर्वी घाट को कौन सा मंडल कहा जाता है तो कोरोमंडल कहा जाता है। पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहा जाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित देश की मुद्रा का मतलब ये बताना है कि मुद्रा जो है कौन सा देश का सुमेलित नहीं है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, देश राजधानी और उसके बाद मुद्रा, तभी आप इसका मैचिंग कर सकते हैं। तो इसका जो होगा इटली यूरो हो जाएगा। ये जो है सुमेलित नहीं है, क्यों नहीं है, इटली का मुद्रा जो है लीरा होता है। इटली का मुद्रा जो है लीरा होता है। अब मैं बात करूं कि पापुआ न्यू गिनी देश है, उसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी है, जिनकी मुद्रा जो है किना है। फिजी का क्या है राजधानी, सुबा है, डॉलर है। फिजी सुबा डॉलर, फिजी सुबा डॉलर, इस तरह याद करना है। फिजी सुबा डॉलर, फिजी सुबा डॉलर।
टोंगा नुकुअल्फा पंगा, टोंगा नुकुअल्फा पंगा। फ्रेंच गुयान कोइने फ्रेंक, फ्रेंच गुयान कोइने फ्रेंक, फ्रेंच गुयान कोइने फ्रेंक। क्रोएशिया जो है उसकी है जागरेब कुना, क्रोएशिया जागरेब कुना, क्रोएशिया जागरेब कुना। रोमानिया बुखारेस्ट लिव, रोमानिया बुखारेस्ट लिव। चलते अगला प्रश्न। निम्न भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है क्या? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? पश्चिमी और दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। अलमट्टी बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर, अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। उसके बाद हनुमान बैरेज कहाँ पे है? ये कोसी नदी पर। हनुमान बैरेज कहाँ पे है? कोसी नदी में। त्रिवेणी नहर जो कहाँ से निकाला गया है? गंडक से निकाला गया। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का, कोसी नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। उसके बाद टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर नदी है? कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उसके बाद महानदी पर है। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। नर्मदा नदी कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। सतलज नदी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय की बात करो तो अरुणाचल में। सबसे अंत में अस्त कहाँ पे होता है? सूर्य का अस्त मतलब शाम का टाइम, अस्त जो है गुजरात राज्य में होता है। सूर्योदय मतलब सुबह का टाइम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अस्त जो है गुजरात में, भारत के लिए है। ठीक है। और मैं पूछूं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 जो है पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको वीडियो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो आपका कितना स्कोर है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन का भी आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा, परमजीत कुमार, अंतिम पंघल, मेरी कॉम। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।